बंगाल के एक छोटे से गांव में मधु अपनी बेटी माला के साथ रहती थी। रोज सुबह दोनों घर से साथ निकलते थे। मधु अपने काम पर चली जाया करती थी और माला स्कूल। एक शाम की बात है, मधु अपने काम से लौट रही थी, तभी उसका ध्यान बाजार में घूम रही उसकी बेटी पर गया। मधु ने देखा कि माला ने एक लड़के का हाथ पकड़ रखा है और ये देखकर उसे तुरंत गुस्सा आ गया। माला! माँ को सामने देखकर माला डर गई। तो ये है तेरा स्कूल? मधु ने बाजार में ही माला को एक तमाचा मारा और उसका हाथ पकड़कर घर ले गई। घर आकर भी मधु ने माला को बहुत डांटा। क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे पैदा किया था? तू तो सारे खानदान का नाम मिट्टी में मिलाएगी। क्या बोलेंगे लोग? बाप के मरने के बाद माँ अपनी जवान बेटी को संभाल नहीं पाई। माँ, ऐसा नहीं है। नंदू बहुत अच्छा है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझसे शादी भी करेगा। तू वही शादी करेगी जहाँ मैं चाहूँ और उस नंदू वंदू को भूल जा। मधु को लगा था कि माला धीरे धीरे नंदू को भूल जाएगी। अगले दिन माला ने मधु को घर में बंद कर दिया और वो अपने काम पर चली गई। माला घर में बैठे बैठे रो रही थी। शाम को जब मधु घर लौटी, इसने रोना बंद कर दिया लगता है। भगवान करे समझ गई हो। लेकिन जब मधु ने दरवाजा खोला तो देखा कि दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। माला! माला! मधु ने पूरा घर छान मारा पर माला वहाँ नहीं थी। मधु समझ गई थी कि माला जरूर अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। मधु तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंची। साहब, मेरी बेटी मेरी बेटी गायब है। सुबह उसे घर में बंद करके गई थी। लेकिन बंद करके क्यों? साहब, माला को कल मैंने एक लड़के के साथ देखा था, तब उसे डांटा और आज मैंने उसे घर में बंद कर दिया। अभी काम से आई तो देखा कि ताला टूटा हुआ था। वो लड़का जरूर मेरी नादान बेटी को बहला फुसला के ले गया। क्या उम्र होगी माला की? 17 साल की है। नाबालिग लड़की। ठीक है, अब ये फोटो यहीं छोड़कर जाइए, हम पता लगाते हैं। उस फोटो को लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरू की। पुलिस हर जगह माला की तस्वीर दिखा रही थी। तभी एक फोटोग्राफर ने माला को पहचाना। साहब, कल ये लड़की एक लड़के के साथ तस्वीर खिंचवाने आई थी। तेरे पास उस लड़के की तस्वीर है? हाँ, होगी। फोटोग्राफर ने तुरंत पुलिस वाले को माला और नंदू की तस्वीर दे दी। हवलदार, पता लगाओ ये लड़का कौन है और अभी कहाँ है। कुछ घंटों बाद हवलदार इंस्पेक्टर के पास आया। साहब, ये तस्वीर हमारे क्रिमिनल डेटाबेस में है, ये देखिए। इंस्पेक्टर मुकेश ने उस क्रिमिनल की केस हिस्ट्री देखी। तो ये लड़का पहले भी कई लड़कियों को धोखा दे चुका है। आज तक उनमें से कोई भी लड़की मिली नहीं। हमें जल्द ही माला को बचाना होगा। हवलदार, पता करो अभी ये दोनों कहाँ हैं। नंदू और माला एक मंदिर में शादी कर रहे थे। पंडित मंत्र पढ़ रहा था। आप दोनों का विवाह संपन्न हुआ। अब से आप दोनों पति पत्नी हैं। माला बहुत खुश थी। अब हम क्या करेंगे? जल्दी चलो, अभी आधे घंटे में हमारी ट्रेन है। मुंबई जाना है ना? जाना है ना। हवलदार माला के स्कूल के बाहर गया और वहाँ उसने माला की सहेली जया से पूछताछ की। देख बेटा, अगर तुझे कुछ भी पता है तो जल्दी बता दे। हो सकता है तेरी सहेली की जान बच जाए। वो नंदू अच्छा लड़का नहीं है। उसने पहले भी 3 लड़कियों को धोखा देकर अगवा किया है और उनमें से एक भी लड़की अब तक नहीं मिली।
अगर तुझे कुछ भी पता है तो बता दे। सर, कुछ दिन पहले की बात है। एक दिन स्कूल छूटने के बाद नंदू माला को लेने आया था। तभी मैंने उससे पूछा था, अरे माला, ये कौन है? तेरा दूर का भाई है क्या? धत, भाई होगा तेरा, मेरा तो होने वाला पति है। क्या? हाँ, हम दोनों बहुत जल्द शादी करेंगे और मुंबई जाएंगे और मुंबई में बहुत बढ़िया जिंदगी जिएंगे। और तेरी माँ, उन्हें कैसे मनाएगी? शादी के बाद वो भी मान जाएंगी। वाह वाह, मुंबई जाकर मुझे भूल मत जाना। बिल्कुल नहीं, तू तो मेरी सबसे अच्छी सहेली है। मुझे बस इतना ही पता है सर, और कल पता चला कि वो गायब है। मुझे लगता है कि वो नंदू के साथ मुंबई चली गई। ठीक है बेटा। हवलदार ने सारी बातें इंस्पेक्टर को बताई। अभी जल्दी जाओ और रेलवे स्टेशन पे पता करो। हवलदार ने रेलवे स्टेशन के फुटेज चेक किए तो उसे दिखा कि सुबह मुंबई जाने वाली ट्रेन में माला और नंदू दोनों मुंबई के लिए रवाना हो गए। साहेब, मेरी बेटी का पता चला क्या? शायद वो मुंबई में है। साहेब, उसे बचा लीजिए, वो बेचारी बहुत भोली है। आप चिंता मत कीजिए, हम माला को जरूर ढूंढ निकालेंगे। और अगली ट्रेन पकड़कर इंस्पेक्टर मुकेश मुंबई आ गए और यहाँ इंस्पेक्टर शिंदे से मिले। सर, ये लड़का बहुत शातिर है। माला से पहले 3 और लड़कियों को इसने फंसाया है और अब तक उनमें से एक भी नहीं मिली। अगर ये दोनों मुंबई में हैं, तो हम इन्हें जरूर ढूंढ लेंगे। मुझे ये केस ह्यूमन ट्रैफिकिंग का लग रहा है। जरूर इसके पीछे एक बहुत बड़ी गैंग है। हमें लड़की को जल्दी ढूंढना होगा। ये उस बच्ची की जिंदगी का सवाल है सर। ठीक है कदम, ये फोटो सारे स्टेशन पर भेज दो और हम चलते हैं रेलवे स्टेशन। वहीं से आगे का क्लू मिलेगा। पुलिस की टीम रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर पूछताछ करने लगी। इन दोनों को किधर देखा क्या? नहीं सर, मैंने तो नहीं देखा। मैं भी नहीं देखी सर। पुलिस फोटो की मदद से नंदू और माला को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पर उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा था। क्या नंदू माला को लेकर सच में मुंबई आया था? क्या पुलिस माला को ढूंढ पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए। राजेश गुलाटी को अपनी पत्नी पर शक था कि उसका अफेयर उसके ही दोस्त विवेक के साथ चल रहा है, पर उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। अगर तुझे अपनी पत्नी पे शक था तो तू उसे डिवोर्स दे देता। मारने की क्या जरूरत थी, और वो भी इतनी बेरहमी से। आप भी मेरी जगह होते तो आप भी यही करते। अच्छा, तो आगे क्या हुआ? एक बार फिर अनुपमा और मेरा झगड़ा होने लगा। अनुपमा मान ही नहीं रही थी कि उसका विवेक के साथ अफेयर है। मैं इस बात से परेशान था। मैं डिप्रेशन में जा रहा था। अनुपमा और मेरे बीच रोज कहासुनी होती थी, और इसी बीच मुझे एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में कोलकाता जाना था, वो भी 2 महीनों के लिए। मैं परेशान हो गया क्योंकि मुझे लगने लगा कि मेरे पीछे पीछे अनुपमा विवेक के साथ गुलछर्रे उड़ाएगी। तुम कोलकाता गए या नहीं? गया था, पर मुझे अनुपमा पर शक था। मैं दिन में कई बार घर पे कॉल करने लगा। फिर क्या हुआ? कोलकाता में मेरी मुलाकात देवोलीना से। देवोलीना बहुत ही खूबसूरत और समझदार लड़की थी। मुझे देवोलीना से बातें करना बहुत पसंद था। धीरे धीरे हम दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी और हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। तुझे अपनी पत्नी पर शक था, और तू ये जो दूसरी लड़की के साथ प्यार कर रहा था, ये कहां से सही था? इसका कारण भी अनुपमा ही थी। हर चीज का दोष तू उस बेचारी को ही दे रहा है। विवेक जिस दिन से मेरे घर आया था,
उस दिन से अनुपमा और मेरे बीच दूरियां बढ़ गई थी। हम दोनों एक दूसरे से सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे और हमारा वैवाहिक जीवन मानो खत्म सा हो गया था। और शायद इसी कारण मुझे देवोलीना से प्यार हो गया था। अनुपमा का अफेयर था या नहीं ये नहीं पता, और तूने खुद अफेयर कर लिया। वाह। अब ये बता, तूने अनुपमा का मर्डर क्यों किया? उस दिन क्या हुआ था? मैं कोलकाता से वापस देहरादून पहुंचा और कुछ दिनों बाद अनुपमा को देवोलीना के बारे में पता चल गया। वो मुझसे झगड़ने लगी और डिवोर्स की मांग करने लगी। तुझे तो वैसे भी देवोलीना से प्यार हो गया था, तो अनुपमा को तलाक दे देता ना। वो धमकी देने लगी कि वो सोनू को भी साथ ले जाएगी और साथ ही अब तक के मेरे कमाए हुए सारे पैसे भी। अच्छा, तो तुझे उसे पैसे नहीं देने थे? मैं पैसे देने को भी तैयार था, आखिर सोनू मेरा भी बेटा था। पर उसी वक्त विवेक का फोन आया। मैंने विवेक को बहुत गालियां दी। और फिर तू तो बहुत दूध की धूली बन रही थी ना अनुपमा। देख, तेरे यार का फोन आया है। अच्छा, अगर तुम्हें लगता है ना कि वो मेरा यार है तो ठीक है, तुमसे डिवोर्स लेकर उसी से शादी करूंगी। अनुपमा की ये बात मुझे खल गई। मैंने गुस्से में उसे जोर से धक्का मारा और वो बेड से जाकर टकराई। मैं घबरा गया। राजेश! राजेश! वो मुझसे मदद की भीख मांग रही थी, पर अगर मैं उसे हॉस्पिटल ले जाता तो पुलिस मुझे पकड़ लेती और मेरे खिलाफ केस हो जाता। ये सोच, कमीने, फिर तूने अनुपमा की लाश के 70 टुकड़े क्यों किए? अनुपमा के मरने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसकी लाश कैसे ठिकाना दूं। तभी मुझे एक हॉलीवुड फिल्म का मर्डर सीन याद आया। मैं तुरंत बाजार गया। मैंने एक बड़ा चाकू और एक फ्रीजर खरीद लिया। वो क्यों? अगर अनुपमा की लाश मिलती तो पुलिस जरूर मुझ तक पहुंच जाती, पर मैंने सोचा कि उसकी लाश के अलग अलग टुकड़े करके अलग अलग जगह फेंकूंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। अनुपमा की लाश के टुकड़े करते वक्त तेरे हाथ नहीं कांपे? नहीं, उस वक्त मैं बस अपनी सोच रहा था। मैं कैसे भी करके इस सब से बाहर निकलने वाला था। मैंने सोचा था कि सारे टुकड़े ठिकाने लगाकर सोनू के साथ कोलकाता चला जाऊंगा और वहां देवोलीना के साथ शादी कर लूंगा। तुझसे बड़ा नीच इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तूने अपनी पत्नी को बस इसलिए मार दिया कि तुझे शक था कि उसका अफेयर है, और तो और तूने उसके 70 टुकड़े कर दिए ताकि पुलिस को उसकी लाश न मिले। तुझे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरा बस चले तो तुझे यहीं मार दूं। ये कहानी सुनकर इंस्पेक्टर का भी दिल दहल गया। इंस्पेक्टर ने सारी बात अनुपमा के माँ और भाई को बताई। अनुपमा! मैं उस वहशी जानवर को नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरी दीदी का ये हाल कर दिया। कानून उसे कड़ी सजा देगा। ऐसे अपराधियों को बिल्कुल भी माफी नहीं मिलेगी। अनुपमा के साथ जो हुआ वो सोचकर भी परेशान हो जाता हूं मैं। माँ जी, आपकी बेटी तो नहीं रही, पर उसका बेटा अब आप दोनों की जिम्मेदारी है। अनुपमा की माँ ने सोनू को गले लगाया और जोर जोर से रोने लगी। कोर्ट में जज ने सब कुछ अच्छे से सुना और राजेश गुलाटी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। उम्र कैद से भी बड़ी कोई सजा होती तो शायद उसे वो भी मिलती, क्योंकि अपनी ही पत्नी को मारकर उसके 70 टुकड़े करना ये बहुत ही घिनौना क्राइम है। शायद ही भारत में कभी ऐसा कोई क्राइम हुआ हो। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।